मेरे पिता ने मेरी शादी एक 12 साल के बच्चे से करवा दी। मैं अपने पति को बच्चा समझकर सो जाती थी और अपने पिता को बुरा भला कहती थी। लेकिन मेरी जान तो तब निकली जब पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। वह भी मैं दुल्हन बनी बैठी थी और न चाहते हुए भी अपने 12 साल के पति का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान नहीं थे, बल्कि मुझे तो अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी यह सोचकर एक 12 साल के बच्चे से करवा दी कि कम से कम मैं मरने से पहले अपने घर की हो जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पिता ने एक बार भी मेरे जज्बात के बारे में नहीं सोचा था। एक 12 साल का बच्चा मुझ जैसी 20 साल की जवान लड़की को कैसे कोई खुशी दे सकता था। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी के इच्छुक थे, लेकिन मेरे पिता ने एक 12 साल के बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। न ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की थी और न ही मेरी इच्छाओं का कोई ख्याल रखा था। यही सोच सोच कर मेरा सिर फटा जा रहा था कि मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे विदा करके खुद तो निश्चिंत हो गए थे, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया था जिसमें शायद मैं सारी जिंदगी ही झुलसने वाली थी। उम्मीदों भरी यह रात आंसुओं की भेंट चढ़ रही थी और मैं बेबस और लाचार थी। मैं अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा कि मेरा पति आया होगा, लेकिन एक 17-18 साल की लड़की मेरे पास चली आई। मैं अपने ससुराल में किसी को नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि यह लड़की कौन है। उसकी नजरें मेरे शरीर पर टिकी हुई थीं। वह मेरे सामने ही बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो लैना। तुम्हारे हाथ पैर कितने नरम और नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे 12 साल के भाई के साथ विदा करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह मेरी ननद है। वह पारंपरिक ननदों वाला किरदार नहीं निभा रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में मेरे लिए प्यार था। उसकी बातों ने मेरी आंखों के कोने गीले कर दिए और मैंने बिना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर शांत कर दिए। उस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं है लैना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई भी बुरा नहीं है, वह भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वह अभी बच्चा है और मेरे पिता ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को इस रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ समय उसके साथ इस रिश्ते को निभा लो, फिर हम कोई तरकीब निकालेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आजादी दिलवा दूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। वास्तव में अगर मुझे इस रिश्ते से आजादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वह मुझे तसल्ली देकर कमरे से निकली तो एक 12 साल का बच्चा कमरे में चला आया और पहली नजर में ही मैं जान गई, यही मेरा पति है। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। अगर मेरा कोई भाई होता तो शायद वह बिल्कुल उसी जैसा होता। वह मेरे पास आकर बैठा और अनायास ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं। ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जंच रही हैं। मैंने घबराकर अपने हाथ पीछे खींच ली। भले ही वह 12 साल का बच्चा था, लेकिन मेरा पति था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लैला, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी पत्नी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 12 साल के बच्चे के मुंह से अपने लिए पत्नी का शब्द सुनकर मेरे दिल में ठेस सी उठी थी, लेकिन मैं चुप हो गई और फिर मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और कपड़े बदलकर सोना चाहती हूँ। उसने कोई आपत्ति नहीं की और मैं जल्दी से गुसलखाने में घुस गई। इतनी ही देर में शावर खोलकर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़े काफी देर हो गई और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे शरीर पर टिकी हों। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन यह एक अटैच्ड बाथरूम था और इसमें ऐसी कोई खिड़की नहीं थी कि कोई बाहर से मुझे देख सकता। तो क्या कमरे में से कोई मुझे देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में तो सिर्फ हम्माद था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और गुसलखाने से बाहर निकली तो मेरा पति हम्माद बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे सोते देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर हम्माद सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं चुपचाप बिस्तर के दूसरे किनारे पर लेट गई
और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकान और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थीं कि कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मैं नींद से घबराकर उठ बैठी। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने मेरे शरीर पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने साइड टेबल पर रखे लैंप को जलाया और अपने साथ बिस्तर पर पड़े हम्माद पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। शायद फिर यह मेरा वहम था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की है। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी हालत कुछ अनुचित थी और ऐसा लग रहा था जैसे रात को किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मगर हम्माद गहरी नींद में था। मैंने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था। या मुझे बार बार वहम हो रहा था या फिर बात कुछ और ही थी। एक अजीब सी परेशानी ने मुझे घेर लिया था। मैं थोड़ी देर में ताजा होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर हम्माद के अब्बा यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सिर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के घेरे में लिया और मुस्कुराकर कहने लगे, आओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने एक कुर्सी खींचकर अपने करीब की और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ससुर को पहली बार देख रही थी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वह मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी ज्यादा आना जाना था। लेकिन शुरू से ही मुझे वह कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मेरे शरीर के आर पार होती महसूस होती थीं। और अब जिस तरह वह मुझे अपने करीब बैठने को कह रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर रखी कुर्सी पर बैठ गई और सिर झुकाए नाश्ता करने लगी। लेकिन सारा वक्त मुझे ऐसा ही लगा जैसे उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी ननद भी आ गई और मेरे बराबर ही बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। और फिर अपने अब्बा के सामने ही उसने शरारती अंदाज में मुझसे पूछा कि कल रात हम्माद ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे उनसे इस सवाल की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। मैं एकदम ही शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे ही मेरे ससुर पर पड़ी तो उनके चेहरे पर भी धीमी मुस्कान थी और मुझे लगा कि मैं दोबारा सिर नहीं उठा सकूंगी। मेरी ननद ने फौरन ही अंदाज बदला और कहने लगी, मेरे कहने का मतलब यह था कि हम्माद बहुत ज्यादा ही शरारती है और वह रात को इतनी आसानी से सोता भी नहीं है। मैं उसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ, तभी जाकर उसे नींद आती है। इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं कल उसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से नकारात्मक में सिर हिलाया और चुपचाप अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं इस मंजर से कहीं गायब हो जाती। हम्माद के अब्बा नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई। लेकिन अचानक ही मेरी ननद कहने लगी कि अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में हम्माद का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मी के इंतकाल के बाद से वह बिल्कुल अकेले रह गए हैं। मेरी ननद ने चाय का एक कप निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगी, अब्बा अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर अब्बा के कमरे में चाय दे आओ, वह खुश हो जाएंगे। मैं उसकी बात पर एकदम ही घबरा गई थी, लेकिन मैं अपनी ननद को इनकार नहीं करना चाहती थी। इसलिए मजबूरी में मैंने चाय का कप उठाया और अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। न चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वह धीरे धीरे मेरे करीब हुए और आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ हम्मा तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। वह अभी बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं घबराकर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल आई। ये ससुराल तो मेरे गले का फंदा बन गया था। सिर्फ 12 साल का पति ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भा रहे थे। मैं सीधे अपने कमरे में चली आई। हम्माद जाग चुका था। मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गले से लग गया। लैला, आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गया था। हम्माद की यह नजदीकी मुझे पागल कर रही थी। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन वह मेरा पति था। स्वाभाविक रूप से उसकी नजदीकी पाकर मेरा दिल धड़कने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वह मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, आगे से मेरे करीब मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया
और इससे पहले कि वह कुछ कहता, मेरी ननद कमरे में चली आई और हम्माद पर गुस्सा करने लगी कि वह इतनी देर से क्यों उठा है। उसके इम्तिहान करीब हैं, उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वह डांट डपट करती हम्माद को अपने साथ ले गई। मैं सारा दिन भविष्य की सोचों की चिंता में ही गुजारती रही। मेरी भूख प्यास सब मिट चुकी थी। रात के समय मेरी ननद दूध का गिलास लिए मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, भाभी, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम दूध पीकर सो जाइएगा। मुझे अनायास ही अपनी ननद हिना पर प्यार आ गया। वह उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी के लिए दूध पी लिया। हम्माद भी कमरे में आ गया था। उसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे नाराज हो। उसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं भी आराम से सोने के लिए लेट गई और फिर जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। हम्माद बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी अजीब हो रही थी। मैं रात को सही कपड़े पहनकर सोई थी, लेकिन इस वक्त मेरे कपड़े कंधे से फटे हुए थे, जैसे किसी ने उतारे हों। मैंने परेशानी में हम्माद को देखा तो वह बिस्तर से नीचे पड़ा हुआ था, शायद नींद में नीचे गिर गया था। लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरे कपड़े कैसे फटे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपने कपड़े बदले और बिस्तर की हालत बेहतर करके हम्माद को हिलाया तो वह गहरी नींद से मुश्किल से आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे बिस्तर पर वापस किया और फिर खुद भी बिस्तर पर बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी में बैठी हुई थी। ये सब क्या हो रहा था? हम्माद एक 12 साल का बच्चा था और मुझे यकीन था कि वह मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम्माद ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था तो फिर ये सब कैसे हो रहा था? काफी देर तक इसी तरह अपनी सोचों में उलझने के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दरवाजे से लगकर खड़ा था और दरवाजा खोलते ही छिप गया। मैंने एक साए को तेजी से दूर जाते देखा था और इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। यह सोचकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। इस घर में हम्माद के अलावा अगर कोई मर्द था तो वह मेरे ससुर थे और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की पत्नी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने ही पति के घर में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। रसोई से निकलकर मेरी ननद मेरे पास आई और मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कहने लगी, भाभी, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप परेशान क्यों खड़ी हैं? मैंने डरते डरते हिना को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे के पास खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर हिना हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा तो सुबह से डॉक्टर के पास गए हुए हैं और हम्माद आपके कमरे में है। मैं खाना बना रही हूँ, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। मैंने हिना को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने खुद कोई साया देखा था, लेकिन हिना को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। वो यही कह रही थी कि घर में उसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं है। हम्माद को इम्तिहान से 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थीं और आज उसकी आखिरी छुट्टी थी। हिना मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे उसे पढ़ाना चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां उठानी शुरू की और हम्माद को भी खुद पढ़ाने लगी। मेरी ज्यादातर यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर से बात न करूं। पता नहीं क्यों उनसे डर लगता था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। हम्माद के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट या बेचैनी नहीं होती, बल्कि मैं प्यार से उसके साथ पेश आती। वो एक मासूम बच्चा था और यही सोचकर मैं धीरे धीरे उसका ख्याल रखने लगी थी। शादी के बाद कुछ दिनों तक मुझे कुछ अजीब हरकतों का एहसास हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था और इसलिए मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हिना से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और प्यार करने वाली लड़की थी। उसने मेरा ख्याल रखने और मेरा दिल बहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दूसरी तरफ हम्माद भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी को ये दूसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। हर वक्त चक्कर आते महसूस होते। रसोई में जाती तो चीजों की खुशबू से जी मिचलाने लगता। खाना खाने पर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत नाजुक होती चली गई। और जब हिना ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवाल करने के बाद
अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं गर्भवती हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए अविश्वसनीय थी। मेरा पति एक 12 साल का बच्चा था, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, तो फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती थी? मैंने घबराकर डॉक्टर से कहा कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई नई शादी है ना, इसीलिए ये खबर सुनकर आप थोड़ी परेशान हो गई हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, गर्भवती होना कोई बीमारी तो नहीं, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें कि शादी के दूसरे ही महीने आपकी गोद भर गई, वरना लोग तो सालों साल मन्नतें मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से वंचित रहते हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखकर मेरे हाथ में पर्ची थमाई तो मैं हैरान और परेशान सी हिना के साथ बाहर निकल आई। उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थीं और जबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से हिना से कहा कि ये सब क्या हो गया है? मेरे और हम्माद के बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं, फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? मैं हरगिज भी बदचलन औरत नहीं हूँ। हिना ने एक गहरी नजर मेरे शरीर पर डाली और बिना कुछ कहे मुझे घर ले आई। पूरा रास्ता वह चुप रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उसकी नजरों में गुनहगार हूँ। मुझे डर था कि अगर वह भी मेरे चरित्र पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने ससुर से तो मुझे हरगिज भी कोई उम्मीद नहीं थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं? ये ख्याल आते ही मेरे पैरों से जान निकल गई। मैं और हिना जैसे ही घर में दाखिल हुए तो सामने ही मेरे ससुर थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और हिना भी सिर पकड़कर बैठ गई और उसने अपने बाप को मेरे गर्भवती होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म से जमीन में धंस जाऊंगी। अगर ये बच्चा उनका था तब भी मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। हम्माद भी वहीं बैठा पढ़ाई कर रहा था। ये खबर सुनकर उसने भी मुझे फटी फटी निगाहों से देखा था। वह बच्चा जरूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि उसे शब्द गर्भवती का मतलब समझ न आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पाक समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा भी मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो हमारे दामन पर दाग लगा दिया है। ये किसका है? तुमने किसके साथ गुनाह किया है? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, हम्माद बीच में बोल उठा और कहने लगा कि अब्बा लैला ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरानी से हम्माद की तरफ देखा था। वह 12 साल का बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी उसे पूरे दिल से अपना पति भी नहीं माना था। हम्माद के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम ही बताओ ये बच्चा किसका है? क्या तुम्हारा है? उनके सवाल पर वह चुप हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहां टहलने लगे और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। वह हम्माद से कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त इस बदचलन लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से निकाल दो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गले का फंदा बनने वाली है। तलाक का शब्द सुनते ही मेरी चीख निकल गई थी और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी ननद हिना ने बता दिया था कि यह बच्चा किसका है और इसी बात ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। वह जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन डर के मारे चुप थी। और जब उसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो उसने सारा सच बता दिया। वह रोते हुए कहने लगी कि वह एक लड़के को पसंद करती थी और वह लड़का छुप छुप कर मिलने के लिए आया करता था। हिना ने उसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थीं। लेकिन जब मैं विदा होकर यहाँ आई तो मेरी शादी वाली रात उस लड़के ने मुझे देखा और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन हिना को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नीयत खराब है। उस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ गुसल खाने में मुझे शावर लेते देखा, बल्कि वह रात को मेरे ही कमरे में छिप गया और मौका पाकर मेरे साथ छेड़छाड़ करता रहा। लेकिन मेरी आंख खुल गई और उसे अंदाजा हुआ कि मैं कच्ची नींद सोती हूँ। इसीलिए उसने हिना को कहा कि वह हम दोनों पति पत्नी को नींद की दवा देकर सुलाया करे ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दरअसल वह इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। हिना को कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उस लड़के ने हिना को धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया है और इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वह हिना को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी।
हिना ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी और अपने बाप से गुजारिश की कि उसके गुनाह की सजा मुझे न दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई थी। हम्माद मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वह मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने हिना को गुस्से में कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वह बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हुई थी। इसीलिए मैंने न सिर्फ उसे माफ कर दिया, बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वह भी हिना को माफ कर दें। हम्माद ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा अगले ही महीने में गिर गया था और फिर मैंने हम्माद के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे आसपास हिना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठे प्यार में फंसकर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाएं और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चंगुल से बचाएं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे।